स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले मौसम से करते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 16 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है। जब मौसम विभाग ने बताया है कि ऐसे मौसम में लोग सतर्कता बरतें। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने के साथ साथ वज्रपात और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं पर मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में ईस्ट और फिर वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, आरा, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा इन 22 जिलों में ठनका गिरने और फिर आंधी तूफान की भी संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान और सारण में ठनका गिरने की संभावना है। ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त का बेसब्री से लोगों को इंतजार है। जी हाँ, जिसको पीएम किसान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं हर 4 महीने पर, वे 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब, कौन से तारीख को 20वीं किस्त केंद्र सरकार उनके अकाउंट में 2,000 रुपये भेजेंगे। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरीके की योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह भारत सरकार की योजना है कि जिसके तहत सिर्फ पात्र किसानों को आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। अब तक 19वीं किस्त जारी हो चुकी है। ऐसे में अब बारी 20वीं किस्त की है। लेकिन ये किस्त कब जारी होगी, तो चलिए 20वीं किस्त कब रिलीज होगी इसको समझते हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि 17वीं किस्त जून 2024 में जारी हुई थी, तो इसके 4 महीने के अंतराल पर अक्टूबर 2024 में 18वीं किस्त और इसके बाद बीती फरवरी को 19वीं किस्त जारी हुई थी। इस हिसाब से 20वीं किस्त का समय इसी माह जून में ही हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि आखिरी हफ्ते के बचे हुए दिनों में 20वीं किस्त जारी हो सकती है। वहीं पर केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम करती है। इन योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह भारत सरकार की योजना है कि जिसके तहत सिर्फ पात्र किसानों को आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। तो ऐसे में आपको पता चल गया होगा कि इसी माह यानी कि जून में ही 20वीं किस्त आ सकता है। हालांकि किस तारीख को ये नहीं बताया गया है। दोस्तों अब बेटियों के शादी की टेंशन नहीं होगी। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से दीदी की रसोई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस योजना के बारे में सभी को सूचित किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ज़रूरतमंद ग्रामीण परिवारों की बेटियों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या है ये दीदी रसोई योजना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कन्या विवाह मंडप योजना के साथ ही दीदी की रसोई योजना में भी बड़े बदलाव की घोषणा की है। दीदी की रसोई योजना के तहत अब भोजन 40 रुपये में नहीं बल्कि 20 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आप भर पेट भोजन मात्र 20 रुपये में कर सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और फिर सार्वजनिक संस्थानों में सस्ते में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जब बिहार सरकार की ओर से कन्या विवाह मंडप योजना में 50 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। जब बिहार में 8,053 ग्राम पंचायत हैं और हर एक ग्राम पंचायत द्वारा विवाह मंडप बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने बताया है कि इस योजना में कुल 4,026 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, अब बिहार के सरकारी अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में शुद्ध, संतुलित और फिर गर्म भोजन की थाली मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों रेलवे ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि रेल यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। ये बदलाव आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों की जेब
ढीली करेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जब रेलवे के नए टैरिफ के अनुसार सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा मेल, ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनों में सफ़र करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से AC क्लास के टिकट में सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है। इसमें प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। शहरी ट्रेनों के किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं पर मासिक सीजन टिकट की दरों में भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव का फैसला किया था। अब तक अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो फिर आपकी यात्रा से 4 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन अब रेलवे ने नए सिस्टम पर काम कर रहा है। रेलवे का कहना है कि कंफर्म सीटों वाला चार्ट यात्रा से 24 घंटे पहले जारी किया जाएगा। दोस्तों, जीवित पिता को मृत बता करके बेटे ने नौकरी लेने की कोशिश की है। उसके बाद क्या था, मामला का पर्दाफाश हुआ। दरअसल बात यह है कि एक बेटे ने अपने पिता के मौत होने की बात कह करके नौकरी लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पिता जीवित हैं, जिंदा है। मामला बिहार के दरभंगा का है। बिहार के दरभंगा जिला में अनुकंपा समिति की बैठक के दौरान मंगलवार को ऐसा मामला सामने आया, जिसने प्रशासन को भी सख्ते में डाल दिया। यहाँ पर एक जीवित कर्मचारी को मृत बता करके उनके पुत्र ने सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब खुद मृत बताए गए कर्मचारी जिला कार्यालय में उपस्थित हो गए तो पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। पथ प्रमंडल दरभंगा के चतुर्वर्गीय कर्मचारी विष्णुदेव यादव को मृत प्रमाण पत्र के आधार पर मृत दिखा गया, जहां उनके बेटे विकास कुमार यादव ने इसी फर्जी मृत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके अनुकंपा के आधार पर नौकरी की सिफारिश करवा ली। 30 मई को इस सिफारिश को जिला अनुकंपा समिति की ओर से पारित भी कर दिया गया। लेकिन मंगलवार को हुई समिति की बैठक में सच्चाई सामने तब आई जब खुद विष्णुदेव यादव जीवित अवस्था में उपस्थित होकर के ये बताया है कि उनके नाम से फर्जी मृत प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी के लिए आवेदन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए नियुक्ति की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, जिससे विकास कुमार यादव, उनकी मां शांति देवी और फिर अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश शामिल है। मामले की सबसे गंभीर बात यह रही कि जीवित व्यक्ति के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ और उसका सत्यापन भी करा दिया गया। इससे रजिस्ट्रार स्तर पर लापरवाही या फिर मिली भगत की आशंका प्रबल हो गई है। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान के जीजा ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपना मकसद पूरा किया। दरअसल बात है कि बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक वाला दावा हवाई लग रहा है। इसकी मिसाल है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती का वह पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने नीतीश सरकार की जातीय जनगणना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि उनका निशाना तेजस्वी यादव पर था, लेकिन उसकी जद में सीएम नीतीश कुमार भी आ गए। अरुण भारती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में आधे अधूरे जातिगत सर्वे सिर्फ अपने वोट बैंक की संख्या उजागर कर सत्ता की दावेदारी मजबूत करना था, न कि बहुजन समाज को उसका हक और फिर न्याय दिलवाना। तेजस्वी यादव ने बहुजनों को गिनती तक ही सीमित रखा। इसके उलट चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए केंद्र सरकार में निर्णायक भूमिका निभाई है और वास्तविक जातीय जनगणना को पारित करवाया। एक ऐसी जनगणना जो सिर्फ बहुजनों की संख्या नहीं बल्कि उनकी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और फिर अवसरों की पूरी सामाजिक आर्थिक तस्वीर को दर्ज करेगी। यह आंकड़ा बहुजन को संवैधानिक न्याय दिलाने का आधार बनेगा। वहीं पर इस सर्वेक्षण ने सिर्फ जातियों की संख्या गिनी है, यानी कि कौन सी जाति कितनी है, सिर्फ अपने MY वोट बैंक की ताकत को दिखाना। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन सी जाति कितनी गरीब है या किसकी शिक्षा तक पहुँच है या नहीं, या सरकारी सेवाओं में किसकी गिनती कितनी हिस्सेदारी है और जमीन और फिर संसाधनों पर किसका कितना अधिकार है। यानी कि गिनती सबकी हुई, लेकिन नीति और फिर नियति सिर्फ अपने MY वोट बैंक के इर्द गिर्द बनाई गई। दोस्तों, पटना में देश का पहला टॉयलेट कॉलेज खुलने जा रहा है। टॉयलेट कॉलेज, सही सुना आपने, टॉयलेट कॉलेज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना अब स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने जा रही है। पटना के मीठापुर में देश का
पहला टॉयलेट कॉलेज खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस अनूठी पहल की घोषणा नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की है। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में बताया है कि ये कॉलेज लोगों को स्वच्छता और फिर साफ सफाई के प्रति वैज्ञानिक और फिर प्रमाणिक जानकारी देगा। दरअसल स्वच्छता को लेकर के दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाला देश सिंगापुर के मॉडल से बिहार ने प्रेरणा ली है। जब मंत्री ने बताया है कि सिंगापुर में साफ सफाई के लिए अलग से यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। वहां गए बिहार के अधिकारियों ने इस मॉडल को देखा और इससे काफी प्रभावित हुए। इसी अनुभव के आधार पर पहले चरण में एक टॉयलेट कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर कॉलेज में थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल दोनों कोर्स होंगे। शुरुआत में स्वच्छता वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैला सके। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो फिर इसे बिहार के अन्य शहरों में भी लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों और फिर उप मुख्यमंत्री पद की मांग करने वाले वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया है। महागठबंधन में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले मुकेश सहनी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका निर्णय महागठबंधन की बैठक में होगा। जब मुकेश सहनी ने अपने महागठबंधन के सीएम की चेहरे को लेकर भी चुप्पी साध चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग और सीएम डिप्टी सीएम फेस को लेकर के मुकेश सहनी की तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है? क्या महागठबंधन की तरफ से उन्हें अनाप शनाप बयान देने से मना कर दिया गया है? गौरतलब है कि महागठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी सीट शेयरिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जब मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव से कुछ इशारा मिलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जब पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुकेश सहनी ने कहा कि सीटों का फैसला गठबंधन से तय होगा और इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, जाति आधारित गन्ना के तहत चिन्हित 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए उद्यमिता सहायता राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। यह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने सामाजिक और फिर आर्थिक न्याय की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह राज्य में कराई गई जाति आधारित गणना के आधार पर चिन्हित 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। जहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को स्वरोजगार और फिर उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी आजीविका के साधन मजबूत हों और वे आत्मनिर्भर बन सके। जी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय भी उतना ही जरूरी है। इस योजना के जरिए सरकार युवाओं और फिर गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि वे किसी पर निर्भर न रहे और अपनी पहचान खुद बना सके। वहीं पर यह निर्णय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यह क्योंकि ये बड़ी संख्या में वंचित और फिर पिछड़े वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजना है। जब विपक्ष भले ही इसे आगामी चुनावों से जोड़ करके देख रहे हों, लेकिन सरकार का कहना है कि ये निर्णय सामाजिक समावेशन और समग्र विकास के लिए है। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बिहार सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं को लेकर के तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि महागठबंधन की मजबूती, जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देकर के मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भुंजा पार्टी अब कुछ भी माने कुछ भी घोषणा करा सकती है। वहीं पर भुंजा चौकरी इतनी डरी हुई है कि बिहार में प्रत्येक घर का अलग अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, अलग स्टेशन, अलग अस्पताल, अलग हवाई अड्डा, अलग विभाग भी बनाने की घोषणा कर सकती है। जो मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेता हो, उनकी कोई बात भरोसा का लायक नहीं है। जो कहता हो कहाँ से नौकरी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, उनसे आजकल बिना बुलवाए प्रेस नोट के माध्यम से कुछ भी कहलवाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में तेल की बाजारों में तेल की कीमतों ने हंगामा मचा दिया है।
जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में तेल बाजार की चाल इस जून में सबको चौंका रही है, जहां पर एक और पेट्रोल की कीमत में उठापटक ने उपभोक्ताओं की धड़कनें तेज कर दी है। वहीं पर डीजल की कीमत पिछले 10 दिनों से एक ही जगह पर अटकी पड़ी है, जहां 92 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर 1 जून 2025 को, जहां पर डीजल की कीमत 92 रुपये 98 पैसे शुरू हुई थी, वहीं पर 25 जून तक पहुँचते ये भी एक पाई का बदलाव नहीं हो पाया। आंकड़े चीख करके बता रहा है कि जून में डीजल की अधिकतम कीमत 99 रुपये प्रति लीटर रही है और औसतन ये 92 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर जमी रही। लेकिन पटना में पेट्रोल का हाल कुछ और ही कहता है। आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें पिछली तारीख से 0.37 रुपये यानी कि 37 पैसे की हलचल दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों में ये रेट 106 रुपये 11 पैसे से गिर करके 105 रुपये 6 पैसे के बीच झूल रहा है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवालों की आग भड़क उठी है कि क्या ये शांति से पहले का तूफान है, क्या सरकार किसी बड़ी कीमत नीति की तैयारी में है, ये सवाल है। वहीं पर पेट्रोल के दामों में हर रोज की हलचल जहां पर जेब पर सीधा वार कर रही है, वहीं डीजल का 10 दिन से ठहरा हुआ भाव शक पैदा कर रहा है कि कहीं अचानक बड़ा उछाल ना आ जाए। फिलहाल हालात आग की लपटों के नीचे दबे बारूद जैसे हैं। कब धक होगा, कब धमाका होगा, कोई नहीं जानता। तेल की इस चुप्पी के पीछे कौन सा तूफान छिपा है? बिहार की जनता इस सवाल के जवाब में टिकी निगाहों से तेल बाजारों की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए बैठी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में बड़े पैमाने पर वीडियो का तबादला हुआ है। जी हाँ, ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बात यह है कि बिहार में करीब 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बिहार के ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है। ग्रामीण विकास विभाग में 27 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के तबादले के बाद अब 24 प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया है। जहाँ ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना एक साथ आज ही जारी करके दी है। जहाँ महामहिम राज्यपाल के आदेश के बाद सरकार के संयुक्त सचिव मंजू प्रसाद ने 24 बीडीओ के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। जहाँ वैसे पदाधिकारी जिनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे ग्रामीण विकास विभाग में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। जब वहीं पर जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, वे नव पदस्थापित प्रखंड में योगदान करेंगे और प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान एवं प्रभार का प्रतिवेदन विभागीय ईमेल पर भेजेंगे। दोस्तों, आखिरकार तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में कौन बाधा बन रहा है? दरअसल बात यह है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं पर महागठबंधन के अन्य सदस्य भी खोल करके कह रहे हैं कि किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने की स्थिति में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब सब कुछ ठीक है तो समस्या कहाँ आ रही है? अगर लालू यादव ने पूरी ताकत लगा दी है, महागठबंधन के सहयोगियों के सामने भी तस्वीर साफ हुई है, तो समस्या यह है कि आखिर ऐसी क्या हिचकिचाहट थी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर इंटरव्यू में कुछ पल के लिए अटक गए। पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आगाह भी करने की कोशिश की। साथ ही साथ सभी से कहा गया है कि चुनाव नजदीक है और पार्टी उसी को टिकट देगी जो जमीनी स्तर पर मेहनत करेगा। वहीं पर बैठक में लालू प्रसाद यादव ने यह भी घोषणा की है कि तेजस्वी यादव भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है आरएसएस और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा करके जनता की सरकार बनाने का। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे और महागठबंधन का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था। तब सिर्फ एक कमी रह गई थी, चुनाव में लालू प्रसाद यादव का न होना, क्योंकि लालू यादव चारा घोटाले में मिली सजा के तहत रांची जेल में बंद थे। अब जबकि स्थिति ज्यादातर आरजेडी के पक्ष में है, तेजस्वी यादव असमंजस में हैं कि क्या करें। वे अचानक आने वाले सवालों के लिए भी तैयार हैं। जब फिर चेहरा पूछे जाने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री असमंजस में पड़ गए हैं। तेजस्वी यादव का जवाब भी ऐसा नहीं है कि जिस पर गौर करने की जरूरत हो। अभी तक सिर्फ एक ही बाधा है और वह कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। एक पॉडकास्ट में थोड़ी देर रुकने के बाद जो जवाब दिया गया वह भी थोड़ा
चौंकाने वाला था। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ पहले से तय होता है, रणनीति के हिसाब से काम होगा, समय आएगा सब बताया जाएगा। अब जब सब कुछ पहले से तय है तो तेजस्वी यादव को कुछ सेकंड के लिए क्यों रुकना पड़ा? ऐसा तब होता है जब कुछ पहले से तय नहीं होता है, किसी मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बिहार के 14 जिले में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के शिक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 14 जिलों में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना तैयार की है। इनमें से मुजफ्फरपुर जिले को विशेष तवज्जो दी गई है, जहाँ तीसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। ये नया विद्यालय बेला औद्योगिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। इससे पहले गन्नीपुर और झपहा में केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार यादव ने जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वे उपयुक्त जमीन की पहचान करके प्रस्ताव भेजें। साथ ही साथ 11 बिंदुओं पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को सौंपने को कहा गया है। हर विद्यालय के लिए 8 से 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें स्कूल भवन, प्रशासनिक इकाई, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास और फिर खेल मैदान जैसी सुविधाएं शामिल रहेंगी। शिक्षा विभाग की ये कवायद साफ संकेत देती है कि सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और फिर पहुंच को लेकर के गंभीर है। तो वहीं पर पटना और नालंदा जिले को 2 नए विद्यालय मिलेंगे, जबकि बाकी जिलों पूर्णिया, मुंगेर, कैमूर, भोजपुर, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, गया, अरवल और फिर भागलपुर में एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, बिहार में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और फिर सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हालिया कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने के लिए यदि कोई निजी बस ऑपरेटर नई एसी बस की खरीद करता है तो फिर राज्य सरकार उसे प्रति बस 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। यानी कि अगर आप बस खरीदेंगे तो बिहार सरकार आपको 20 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में देगी। ये निर्णय बिहार के यात्रियों को आरामदायक और फिर सुरक्षित यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको बता दूं कि कैबिनेट द्वारा 150 नई बसों के लिए 30 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूरी कर दी गई है। इसके अलावा योजना से सुचारू क्रियान्वयन और फिर निगरानी के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च की भी स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के राज्य सरकार इस योजना पर 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वहीं पर नीतीश सरकार का यह फैसला बिहार में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के सहयोग से वातानुकूलित अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है। इससे एक ओर जहां पर सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी, वहीं पर दूसरी ओर प्रदेश के यानी कि बिहार के लोगों को गर्मी और भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। दोस्तों, अब सेहत के बारे में बात करते हैं। सेहत की बात में बात करते हैं कि आयुर्वेद से लेकर के विज्ञान लौंग के औषधि गुणों को मानता है। यानी कि हम लौंग के बारे में बात करने वाले हैं इस सेहत की बात में। दरअसल बात यह है कि अगर रोज 1 महीने तक खाली पेट लौंग चबाने से जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस चमत्कारी औषधि के फायदे के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि लौंग न केवल भारतीय मसालों का हिस्सा है बल्कि ये एक शक्तिशाली औषधि भी है। लौंग के स्वास्थ्य लाभ इतने हैं कि इन्हें एक लिस्ट में लाना शायद थोड़ा कठिन हो। लौंग खाने का स्वाद बढ़ाती है और हाल में फिटनेस और हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों ने नए हेल्दी ट्रेंड्स की खोज की है। यह कुछ घरेलू नुस्खों और फिर हेल्थ ट्रिक्स वाकई गजब का फायदा भी दिखाती है, जहाँ उन्हीं में से एक है लौंग चूसना। अगर आप रोज 1 महीने तक खाली पेट लौंग चबाते हैं तो इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ आपको चौंका सकते हैं। ये छोटी सी चीज आपके शरीर का कायाकल्प कर सकती है। आपको बता दें कि लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और फिर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसमें यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है जो इसे औषधीय रूप से प्रभावी बनाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। रोज खाली पेट लौंग चबाने के फायदे के बारे में अगर बात किया जाए तो लौंग के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। खाली पेट लौंग चबाने से पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। वहीं पर लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वहीं पर लौंग का सेवन मसूड़ों और फिर दांतों की समस्याओं को दूर करता है। इसका एंटीबैक्टीरियल प्रभाव मुंह की दुर्गंध और फिर कैविटी को रोकने में मदद करता है। वहीं पर लौंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों में सूजन और फिर दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसे नियमित रूप से चबाने से गठिया जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। वहीं पर लौंग शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिससे त्वचा साफ और चमकदार
बनाती है, जहाँ इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करते हैं। वहीं पर लौंग का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं पर सुबह खाली पेट 1 से 2 लौंग चबाएं। इसे अच्छी तरीके से चबाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिएं। ऐसा 1 महीने तक नियमित रूप से करें और इसके परिणाम देखिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। हालांकि ज़्यादा मात्रा में लौंग का सेवन ना करें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो फिर डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। वहीं पर गर्भवती महिलाओं को इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बिहार जो न सिर्फ भारत का एक ऐतिहासिक राज्य है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और फिर राजनीतिक चेतना की धरती भी रहा है। जब प्राचीन मगध साम्राज्य की भूमि, गौतम बुद्ध और फिर महावीर की कर्म भूमि और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की जन्मस्थली बिहार आज भी देश के प्रशासनिक मानचित्र में लगातार बदलाव देख रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है और उसका नाम क्या है। दरअसल बात यह है कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये राज्य वर्तमान में 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और फिर इसकी राजधानी पटना है। बिहार में फिलहाल कुल 38 जिले हैं, जो कि 19 प्रमंडलों में विभाजित हैं। इसके अलावा बिहार में 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8406 पंचायतें, 853 थाने और 40 लोकसभा और फिर 16 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं पर क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जो कि लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब वहीं पर सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल केवल 349 वर्ग किलोमीटर है। जब बिहार का सबसे नया जिला अरवल जिला है। इसका गठन 20 अगस्त 2001 को किया गया था। ये जिला जहानाबाद जिले से अलग होकर के अस्तित्व में आया। जब नए जिले के निर्माण का उद्देश्य बेहतर प्रशासन और सुशासन और फिर जनता तक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना था। अरवल जिला बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और फिर ये सोन नदी के किनारे बसा है। जो इसकी सीमाएं जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास और फिर भोजपुर जिले से मिलती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और फिर खेती मुख्य आजीविका है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड और मस्जिदों से जुड़े हुए नए प्रस्तावित कानून वक्फ कानून को लेकर के मुस्लिम समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मिटाने और फिर मस्जिदों पर कब्जा करने की साजिश है। जब भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे 5 साल का सर्टिफिकेट नियम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि 5 साल का सर्टिफिकेट मोदी देंगे, कौन देगा हमें सर्टिफिकेट? हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये नियम विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित कर रहा है और धार्मिक आज़ादी के अधिकारों का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये कानून केवल और फिर केवल वक्फ की संपत्ति और फिर मस्जिदों को हथियाने के लिए लाया गया है। उन्होंने रायचूर की ऐतिहासिक मीनारा मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि 500 साल पुरानी मस्जिद को अब सरकार कह रही है कि ASI इसका मालिक होगा, वक्फ बोर्ड नहीं। बताइए ASI मालिक कैसे हो सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 के सीधे विरोध में है, जो धर्म, आस्था और फिर समानता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा है कि ये मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बाबा आदम से लेकर के कयामत तक एक ही दिन रहा। इस्लाम हमारे दिन को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वहीं पर कर्नाटक का उदाहरण देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जब हिंदू धार्मिक संस्थानों के बोर्ड में केवल हिंदू सदस्य हो सकते हैं, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति कैसे संभव है? उन्होंने इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। यह सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ASI के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों की देखरेख ऐतिहासिक धरोहर के तहत हो रही है, जबकि मुस्लिम समाज इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल मान रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि दलितों पर हो रहे जुल्म और फिर मुस्लिमों पर अत्याचार के पीछे सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरमान और फिर जुनैद को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें जुनैद की जान चली गई और फिर अरमान वेंटिलेटर पर है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस पर भी पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस आरोपियों के नाम बताने में से भी डर रही है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक अनोखी मिसाल कायम करते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं। जब 56 वर्षीय अशोक चौधरी का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। वह राजनीतिक विज्ञान विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। जहां अनुसूचित जाति श्रेणी से चयनित अशोक चौधरी अब कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते नजर आएंगे। जो आपको बता दूं कि BSUSC द्वारा जारी 280 रिक्तियों में से 274 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल है। आयोग ने चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, शोध कार्य और फिर इंटरव्यू को आधार बनाया था। ये पद उनके लिए महज एक नौकरी नहीं बल्कि शिक्षा में योगदान देने का सपना भी है, जिसे वे वर्षों से संजोए हुए थे। यानी कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, अशोक चौधरी जी मंत्री जी, वे अब प्रोफेसर बनकर के छात्रों को पढ़ाएंगे। जहाँ अशोक चौधरी के परिवार ने पुष्टि की है कि वे ये पद स्वीकार करेंगे और इसके बाद राजनीति से कुछ समय के लिए अवकाश ले सकते हैं और प्रोफेसर की भूमिका निभाएंगे। जब बेटी और लोजपा रामविलास की समस्तीपुर सांसद संभावी चौधरी ने भी उनके चयन को गर्व का विषय बताया है। अशोक चौधरी पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वे राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सार्थक करना चाहते हैं। ये खबर न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि शिक्षाविदों और फिर छात्रों के बीच भी एक प्रेरणा बनकर के सामने आई है। वहीं पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी इस समय बिहार के 3 प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं। उनका ये नया सफर ये साबित करता है कि राजनीति और शिक्षा दोनों में समर्पण के साथ संतुलन बनाया जा सकता है। अब सबकी नज़र इस पर है कि वे किस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान देंगे। दोस्तों, बिहार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के सर्राफा बाजार में आज का दिन निवेशकों और फिर ग्राहकों के लिए राहत भरा रहने वाला है। बीते कुछ दिनों में स्थिर चल रही सोने की कीमतों में एक बार फिर से भारी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1100 रुपये सस्ता होकर के 98,400 रुपये तक पहुँच गया है, जो इस महीने की सबसे उल्लेखनीय गिरावटों में से एक मानी जा रही है। वर्तमान आर्थिक और फिर वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में ये गिरावट मध्य पूर्व और फिर यूरोप में जारी तनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और फिर डॉलर की चाल के प्रभाव का परिणाम है। जहाँ हालांकि ये गिरावट अस्थायी हो सकती है, क्योंकि सोना दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अभी भी एक सुरक्षित आश्रय बना हुआ है। आपको बता दें कि पटना के बाजार में अब 22 कैरेट सोना 91,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 74,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं पर चांदी 10,07,000 प्रति किलो पर स्थित बनी हुई है, जो दर्शाता है कि निवेशक फिलहाल इसे स्थिर धातु के रूप में देख रहे हैं। गिरते भाव का सीधा असर बाजार में दिख रहा है। ज्वेलरी दुकानों पर भीड़ लौटने लगी है। ग्राहक नई खरीदी के साथ पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट की भी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल 22 कैरेट पुराने गहनों का एक्सचेंज रेट 89,000 और 18 कैरेट का 75,300 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बहरहाल ये गिरावट निवेशक के लिए एक अवसर है, लेकिन दीर्घकालीन रणनीति और फिर वैश्विक घटनाओं की निगरानी के बिना निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के घर में भीषण चोरी की वारदात सामने आई है। लाखों के जेवर और कैश लेकर के चोर फरार हो गए हैं। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के घर में देर रात चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने पवन सिंह के बिहार के आरा शहर स्थित मारुति नगर मोहल्ले में स्थित मकान को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार चोर घर से कई बेशकीमती जेवरात और नगद पैसे चुरा करके फरार हो गए। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल बिहार के आरा में चोरों ने एक बार फिर से एक बड़ा हाथ मारा है। चोरों ने इस बार भोजपुरी जगत के पावर स्टार पवन सिंह के घर को शिकार बनाया है। जब पवन सिंह के दूसरे घर में रात के अंधेरे में चोरों ने खिड़की खोलकर के करीब 15 लाख के गहने उड़ा लिए गए। इस मामले को लेकर के पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस घर पर पवन सिंह के साथ ससुर रहते थे। इन दोनों के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। जब रात के अंधेरे में ये घटना घटी है, उस दौरान दोनों ही दूसरे कमरे में सो रहे थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग में 942 वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, बिना परीक्षा ये नौकरी मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करेंगे तो। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। जहाँ बिहार पंचायती राज विभाग ने
टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती निकाली है। कुल 942 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब अंतिम चरण में है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये अंतिम मौका है। आपको बता दूं कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 942 टेक्निकल असिस्टेंट की भर्तियां की जाएगी। ये सभी पद संविदा आधार पर है, लेकिन चयन होने पर उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और फिर सरकारी नौकरी जैसा अनुभव मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। आवेदन की आखिरी तारीख नज़दीक है और इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें। तो आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jp.bihar.gov.in पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से नाव की सवारी मुकेश सहनी करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी को फिर से नाव चुनाव चिन्ह वापस मिल गया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने आज कहा कि चुनाव आयोग ने इसे लेकर के आज अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि ये भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पर्स चुनाव चिन्ह दिया गया था, लेकिन कई प्रावधानों को पार करने के बाद एक बार फिर से पुराना चुनाव चिन्ह वापस प्राप्त हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी का नाव चुनाव चिन्ह से भावनात्मक लगाव रहा है। उन्होंने एक बार फिर से नाव चुनाव चिन्ह मिलने पर प्रसन्नता जताई है, खुशी जताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसे लोकतंत्र का काला अध्याय करार दिया है। उन्होंने इशारों में राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपातकाल के विरोध में शुरू हुए आंदोलन में जो लोग शामिल थे, आज वे कांग्रेस की गोद में कैसे खेल सकते हैं, ये सोचने का विषय है। वहीं पर पत्रकारों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने 1975 के आपातकाल को याद करते हुए कहा कि ये देश के संवैधानिक इतिहास का सबसे दुखद और दौर था, जब सहायक वास्तुविदों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सरकार इस पर काम कर रही है।